हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स में जिस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, एक बार आप पहले उसे सुने। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर। यानी एक सॉलिड सिलेंडर के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हम इस ग्राफ को -∞ टू +∞ सभी पोजीशंस के लिए प्लॉट करेंगे। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हमें डिफरेंट पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वेक्टर मालूम होना चाहिए। तो जैसा हमने इससे पहले अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चार्ज डेंसिटी के टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इस सॉलिड सिलेंडर के रेडियस को मैं कैपिटल R कंसीडर करूं, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा कंसीडर करूं, तो सबसे पहले क्लियर समझे कि इस रो और लैम्डा में जो कनेक्टिविटी होगी वो होगी लैम्डा इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक बॉडी को अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए तो ऐसा हो सकता है अगर उसका एरिया कांस्टेंट हो। यहां पर हम देख पा रहे हैं सिलेंडर के इस फ्रंट व्यू में, ये चित्र मैंने इसके फ्रंट व्यू को शो करने के लिए बनाया है। चूंकि हम देख पा रहे हैं कि सिलेंडर का एरिया ऑफ फेस कांस्टेंट है, तो एरिया ऑफ फेस के कांस्टेंट होने के कारण आप इसे चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी से प्रेजेंट करें या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, ये दोनों ही कंडीशन वैलिड मानी जाएंगी। जैसा हमने डिस्कस किया है इससे पहले कि किसी भी एक्सटर्नल डिस्टेंस r के लिए सॉलिड सिलेंडर किसी पॉइंट पर P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसे जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो फॉर्मूला है E वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r इंटू r के। यहां पर ध्यान दें, ये फॉर्मूला एक इनफाइनाइट थ्रेड का फॉर्मूला ही है और समझे कि कोई सॉलिड सिलेंडर एक्सटर्नल पॉइंट्स पर एक इनफाइनाइट थ्रेड की तरह ही परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू एक्सटर्नल पॉइंट पर इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। यानी ये फॉर्मूला वैलिड है उन वैल्यूज के लिए जहां पर r से ग्रेटर है। और अगर मान लीजिए आप किसी इंटरनल पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, तो जैसा हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में डिस्कस किया था कि किसी इंटरनल पॉइंट के लिए हम एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करके उसके अंदर जो चार्ज अवेलेबल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उस केस में आउटर रीजन पे जो चार्ज अवेलेबल है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पर 0 होगा। वो फॉर्मूला जो डराइव हुआ था मैं डायरेक्ट उसे लिख रहा हूं, हम उसको प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले। वो फॉर्मूला है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r वेक्टर, या आप मैग्नीट्यूड को अलग लिख के कैप वेक्टर को सेपरेट शो कर सकते हैं। ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा r की उन सभी वैल्यू के लिए जो r से कम है। तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से इनसाइड और आउटसाइड हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो किया जा सकता है। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि अगर मैं बाउंड्री पॉइंट पर डिस्कस करूं, तो बाउंड्री पॉइंट पर कैलकुलेशन के लिए अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले में r की वैल्यू पुट करूं और लैम्डा को रो से रिप्लेस करूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू आएगा वो होगा E वेक्टर इज इक्वल टू 2k, लैम्डा को हम लिख सकते हैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन r रेडियस बन जाएगा। सरफेस के किसी पॉइंट पर अगर फर्स्ट फॉर्मूले को यूज किया जाए r ग्रेटर देन कैपिटल R फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला हमें जो रिजल्ट देगा वो होगा 2k रो पाई r के। और इसी पॉइंट पर सरफेस के किसी पॉइंट पर अगर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करें, उस फॉर्मूले को यूज करें जो r लेस देन कैपिटल R पर एप्लीकेबल है, तो हमारा रिजल्ट होगा E वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू कैपिटल R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसे 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि k के इक्वल है इंटू रो r इंटू 2 पाई r के। यानी दोनों फॉर्मूले सेम रिजल्ट दे रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जिस फॉर्मूले से दिया जा रहा है आउटसाइड पॉइंट्स पर और जिस फॉर्मूले से इनसाइड पॉइंट पर, वो दोनों फॉर्मूले सरफेस पर एक बराबर वैल्यू दे रहे हैं। इससे हमें इस कर्व की कंटिन्यूटी का पता लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ
किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। सरफेस के पॉइंट पर जो वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूला दे रहा है वही वैल्यू स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करने पर सेकंड फॉर्मूला भी दे रहा है। इसका मतलब ये कर्व कंप्लीटली एक कंटिन्यूअस कर्व होगा। एक दूसरी बात पर और चर्चा करेंगे कि अगर हम इस फर्स्ट फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करें आर के रेस्पेक्ट में, इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम डिफरेंशिएट करें आर के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फॉर्मूले से जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी वो होगी 2k लैम्डा एंड ये r की पावर -1 बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन r स्क्वायर। यानी फर्स्ट फॉर्मूले से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट किया जाए तो जो dE/dr की वैल्यू आएगी वो -2k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर आएगी। जबकि सेकंड फॉर्मूले से दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ये वैल्यू आएगी ρ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि इनसाइड पॉइंट्स के लिए तो dE/dr एक कांस्टेंट है, लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए dE/dr r की 2 पावर का इनवर्स, r की 2 पावर से इनवर्सली कनेक्टेड फंक्शन है। सो दोनों प्रकार के पॉइंट्स के लिए स्लोप dE/dr का जो वैल्यू आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब अगर हम सरफेस के किसी पॉइंट पर बात करें तो सरफेस के पॉइंट के लिए r को कैपिटल R पुट करने पर जो dE/dr की वैल्यू पहले फॉर्मूले से आ जाएगी वो तो होगी -2k लैम्डा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जबकि सेकंड फॉर्मूले में कैपिटल R की वैल्यू पुट करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये पता लगता है कि जब ये ग्राफ प्लॉट होगा तो ठीक सरफेस के पॉइंट पर ग्राफ की पोजीशन में कंटिन्यूटी तो होगी, लेकिन उस पॉइंट पर दो डिफरेंट शेप के कर्व आपस में मिलेंगे तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट प्लॉट होंगे। उन दोनों टेंजेंट में से एक टेंजेंट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा जैसा कि दिख रहा है, जो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और दूसरे पॉइंट, उसी पॉइंट पर खींची गई दूसरी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वो जो बनेगा सेकंड वो एक कर्व होगा। सो इन दोनों में से एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ से जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक कर्व होगा जो सरफेस पे आते आते इस स्लोप को देगा सरफेस के किसी पॉइंट के लिए, जबकि इंटरनल पॉइंट्स पर खींचा गया जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि हमें कांस्टेंट स्लोप देगा सरफेस के पॉइंट के लिए। सो सरफेस के पॉइंट पर दो डिफरेंट स्लोप का आना ये शो करता है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस तो है मगर सरफेस के पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ये जो ग्राफ क्रिएट होने वाला है जो अभी हम बनाएंगे इन सारे डाटा के हेल्प से, वो ग्राफ एक कंटिन्यूअस ग्राफ होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उन दो पॉइंट्स पर जहां पर यह लाइन सरफेस के जॉइंट पर पास होगी। जैसे इस लाइन यहां पर बोर्ड में दिख रहा है कि जब ये लाइन इस सरफेस के दो पॉइंट पर पास हो रही है तो वो दो पॉइंट ये दो हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी कंटिन्यूअस ये हर पॉइंट पर होगा। सो इन सभी कंडीशंस के बेस पे अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा एक बार डिस्कस करते हैं। इन सारी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का शेप कैसा होगा एक बार इस पर डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये वो एक्सेस है जिस पर हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, +∞ टू -∞, और ये पॉइंट ओरिजिन है। सो इसे सेंटर ओरिजिन पॉइंट मानते हुए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो O से लेकर सेंटर ओरिजिन से लेकर रेडियस तक की पोजीशन के लिए ग्राफ डिफरेंट होगा, जबकि रेडियस से बाहर ये डिफरेंट फॉर्मूले से दिया जा रहा है तो उसका प्लॉट भी डिफरेंट होगा। सो 0 से r तक के लिए हम जानते हैं ये ग्राफ इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। सो राइट साइड पॉइंट्स के लिए इन पॉइंट्स पर जो ग्राफ E और R के बीच में बनेगा, E के मैग्नीट्यूड और R के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। सो अगर हम इस ग्राफ को शो करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को सरफेस पर अगर मैं E0 कहता हूं, जो कि अभी हमने इस R को कैपिटल R पुट करके कैलकुलेट की थी जिसका वैल्यू ρr/2 एप्सिलॉन नॉट आया था। सो अगर मैं इसे E0 कह के डिफाइन करूं तो ये ग्राफ सेंटर से लेकर सरफेस के पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन होगा। सेंटर पर R को 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो कुछ इस तरीके से इस ग्राफ को शो किया जा सकता है। चूंकि ये ग्राफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जब हम
लेफ्ट के पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे राइट के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन होगा, वैसे ही लेफ्ट के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट होगा। सो इस ग्राफ का ये पार्ट अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया है तो दूसरे पार्ट को हमें इस डायरेक्शन में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में शो करना होगा, क्योंकि अब इस पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट पर डिस्कस करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर होना चाहिए। सो नेगेटिव आई एक्सिस की ओर होने के डिफरेंस को पॉजिटिव आई एक्सिस की ओर होने की वैल्यू से डिफर करने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफर करने के लिए ग्राफ का जो सेकंड पार्ट हम प्लॉट करेंगे वो सेम मैग्नीट्यूड की वैल्यू माइनस ई नॉट के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में शो करेंगे। इस लाइन का स्लोप सेम होगा, इसीलिए ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगी प्लस आर पोजीशन से माइनस आर पोजीशन तक। इसके बाद जब आप सरफेस से बाहर आ जाएंगे तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा एक कर्व से, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि वो कर्व में ई का मैग्नीट्यूड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये एक हाइपरबोलिक कर्व होगा। अगर हम इसे प्लॉट करें आउटर पॉइंट्स के लिए तो इस पॉइंट से स्टार्ट होके ये ग्राफ एक हाइपरबोला के रूप में फाइनली इनफाइनाइट पहुंचने पर एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा इस पार्ट में। और चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, लेफ्ट की ओर होगा, तो उस डिफरेंस को शो करने के लिए ग्राफ का जो दूसरा पार्ट हम यहां पर शो कर रहे हैं उसे माइनस ई एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं। अब माइनस ई एक्सिस पर अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो ये पार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी ग्राफ का नेगेटिव पार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा जबकि पॉजिटिव पार्ट कुछ इस तरीके से। अब यहां पर एक बात और ध्यान दें कि अगर आपने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पर ग्राफ प्लॉट किया होता ई मॉड और आर के बीच में, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल स्ट्रेंथ वैल्यू पर उसके मैग्नीट्यूड पर ग्राफ प्लॉट कर रहे होते तो उसके लेफ्ट और राइट होने के डिफरेंस को प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर ये ग्राफ ई मॉड और आर के बीच में प्लॉट किया गया होता तो ये लाइन का पार्ट अपर शिफ्ट हो जाता, यानी इस एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए जो पहला पार्ट है उसकी इमेज शिफ्ट हो जाती अपवर्ड डायरेक्शन, और तब ये कर्व शिफ्ट होकर के अपसाइड चेंज हो जाता, यानी तब ये ग्राफ का जो लोअर पार्ट है वो अपसाइड शिफ्ट हो जाता, यानी तब ये ग्राफ का प्लॉट कुछ ऐसा बनता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा अगर केवल ई मॉड और डिस्टेंस के बीच में प्लॉट किया जाए, और ये ग्राफ कुछ इस फॉर्म में प्लॉट होगा अगर इसे ई और आर के बीच में प्लॉट करते समय आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी एसोसिएट रखें। ग्राफ का अपसाइड और डाउन साइड होना हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो तो सेम है इस ग्राफ में, जो ई नॉट की वैल्यू हम यहां पर देख पा रहे हैं वही ई नॉट की वैल्यू यहां पर भी है, लेकिन अपसाइड डाउन साइड होने से हमें यह पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो राइट के पॉइंट्स के लिए अलग है और लेफ्ट के पॉइंट्स के लिए अलग है। सो डायरेक्शन को अपने ग्राफ में एसोसिएट करने के लिए हम इसका एक पार्ट अपसाइड प्लॉट करेंगे और एक डाउन साइड, लेकिन अगर आप ये ग्राफ केवल मैग्नीट्यूड के लिए प्लॉट करेंगे तो आपको इसके दोनों पार्ट अपसाइड प्लॉट करने होंगे। तो एग्जाम जब क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपको ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि आप ई आर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं या ई मॉड्यूलस और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सो इस तरीके का ग्राफ यहां पर बनेगा। जो बातें हमने डिस्कस की थी एक बार उन पर चर्चा करेंगे कि अगर ये ग्राफ ई और आर के बीच में प्लॉट किया गया होता तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस ग्राफ का एक पार्ट यहां पर होता, उसके बाद इसमें एक स्ट्रेट लाइन एसोसिएट रहती और स्ट्रेट लाइन के बाद ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व से जुड़ जाती, और जैसा मैंने डार्क कर दिया है इस प्रकार के ग्राफ से हम इसको शो करते। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें डीई बाय डीआर को कैलकुलेट किया था जो कि डिफरेंट आया था इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो सरफेस बाउंड्री पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे, एक कर्व पे प्लॉट होगा और एक ये लाइन खुद टेंजेंट है अपने लिए। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर ये कर्व नॉन डिफरेंशिएबल होगा जबकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। सो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है जो दो पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर आपने ये ग्राफ ई मॉड्यूलस और आर के बीच में प्लॉट किया होता तो लोअर जो डाउन साइड पार्ट है वो अपशिफ्ट हो जाता और तब इस ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट 3 होते, यानी एक इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होता, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता और अब ये ओरिजिन पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होता, क्योंकि एक लाइन का स्लोप रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता जबकि दूसरी लाइन का स्लोप ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाने के कारण माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता। सो इस तरीके से आप
तीन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट देख पाते, एक यहां पर, एक ओरिजिन पे और एक इस पॉइंट पर। सो इस तरीके से इस ग्राफ के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को यहां पर शो किया गया है। ये ग्राफ अगर आप ई आर के बीच में प्लॉट करेंगे तो ये कंटिन्यूअस कर्व विथ 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, जबकि आप अगर इस ग्राफ को ई मॉड्यूलस और आर के बीच में प्लॉट करेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस कर्व तो होगा, लेकिन फिर इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट 3 होंगे, ओरिजिन भी इंक्लूड हो जाएगा। थैंक यू।